स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। महंगाई यानी इन्फ्लेशन कब हो गया है? पता ही है बात। आप लोगों को खुशखबरी दे रहा हूं कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन कम हो गया है। इसमें क्या चीज सस्ती हुई है, ये बात हम सोचते रहते हैं। सस्ता, ये सस्ता हुआ नहीं, ये तो महंगा है, ये तो महंगा है। दूध महंगा हो गया, चीज महंगी हो गई, आइसक्रीम महंगी हो गई। तो सस्ता हुआ क्या? व्हाट इज चीप? यही देखने वाली बात है, यही समझने वाली बात है कि सस्ता हुआ क्या। तो इसी चीज को विस्तार से समझेंगे, इन्फ्लेशन रिडक्शन का टोटल एनालिसिस करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आयुष सांघी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है जो आपको IAS एग्जाम की तैयारी करवाता है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो रेलेवेंट होगा जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। और मैं खुद एक इकोनॉमिक्स एजुकेटर हूं। मैं स्टूडेंट्स को कंप्लीट सिलेबस जनरल स्टडीज में इकोनॉमिक्स का करवाता हूं। जो पीडीएफ्स आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी पीडीएफ्स उपलब्ध होती हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल पे, जिसका नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। तो आप टेलीग्राम हैंडल पे हमसे जुड़े ये सारी पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी। और उसी के साथ साथ आप जो है, आप मुझसे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। तो यहां से आपको इंफॉर्मेटिव रील्स और काफी इंटरेस्टिंग MCQs, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आइए एनालाइज करें इन्फ्लेशन के इस गिरावट को, जो इन्फ्लेशन गिरा है या कम हुआ है। तो ये डेटा पब्लिश हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी। तो जब ये कहा जाता है कि इन्फ्लेशन कम हुआ है या इन्फ्लेशन उस थ्रेशोल्ड किससे नीचे आ गया है जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड है भारत के लिए, तो मैं आपको यहां यह बता दूं कि भारत का मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जो है वो है 6%। जो एवरेज आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो है 4%। हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन जा सकता है 6%, सबसे कम आ सकता है 2%। तो इन्फ्लेशन जो है वो 6% का आंकड़ा बहुत पहले क्रॉस कर चुका था, जो अपर लिमिट थी। अब वो 6% के नीचे आ गया है, यानी कि 5.88%, 5.88% आ गया है। ये हमारी हेडलाइन कहती है, या न्यूज चैनल्स कहते हैं, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इन्फ्लेशन कम हुआ है, ये इन्फ्लेशन किस तरीके से मेजर करा जाता है, कौन सी इंडेक्स से मेजर करा जाता है? तो ये जो इंडेक्स है, इसे कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आई रिपीट, इसे कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो द कंट्रीज रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल यानी जो रिटेलर से कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर सामान खरीदता है, जैसे कि आप और हम लोग, which is measured by the consumer price index has eased to an 11-month low। 11 महीने में जो है ये 6% का आंकड़ा था, मतलब उससे कई ज्यादा था। अब जो है ये उस आंकड़े के नीचे आ गया है to a value of 5.88% last month in November, down from 6.77% in October। 11 महीने बाद ये इन्फ्लेशन का लेवल इस बैरियर के नीचे आया है। कैसे आया है, ये सारे रीजंस जानेंगे विस्तार में। सेपरेटली इंडियाज फैक्ट्री आउटपुट, फैक्ट्री आउटपुट यानी इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल यानी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की क्या बना, टेंजिबल क्या मिला, क्या बना, मेजर्ड थ्रू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विटनेस्ड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 4%। 4% का कॉन्ट्रैक्शन है इन अक्टूबर, ये चीज देखी गई। तो अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब इतने से मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया। तो अगर हम ये चीज देख रहे हैं, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडियाज फैक्ट्री आउटपुट जो है वो क्या है, वो फैक्ट्री आउटपुट यानी कि इंडस्ट्रियल आउटपुट, यानी कि जो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है, उसने कॉन्ट्रैक्शन देखा 4% का। तो अब एक तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ और दूसरा इन्फ्लेशन हुआ। इन दोनों ही चीजों को एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल टर्म से
अवेयर करवाना चाहता हूं. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्चुअल टर्म्स दैट वी वुड बी यूजिंग इन दिस पर्टिकुलर इन द एंटायर वीडियो एंड दैट वी हैव यूज्ड सो फार. सीपीआई सर क्या? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या? क्या होता है ये तो बता दो. बिल्कुल बता देते हैं, ऐसी क्या बात है. सो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है. ये सारी टर्म्स इन्फ्लेशन चैप्टर से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट रहेंगी और ये सारे उन एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट रहेंगी जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं. तो आइए देखते हैं कि ये टर्म्स क्या है. हम बात करते हैं सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि कैलकुलेट होता है एक बास्केट ऑफ गुड्स पे. हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी इंडेक्स कैलकुलेट होता है, भाई मार्केट में पूरे हिंदुस्तान में तो लाखों आइटम बिकते होंगे. क्या इतने लाखों आइटम के प्राइसेस को ट्रैक कर करके आप बताओगे ये महंगा ये सस्ता, ये महंगा ये सस्ता? तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बाबू. तो क्या करोगे आप उसको कम करोगे, आप उसको लिमिट करोगे, आप उसको एक रीच में लेकर आओगे. और वो रीच क्या है? वो रीच ये है कि एक बास्केट ऑफ गुड्स चूज करा जाता है जिसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजम्पशन आइटम्स आते हैं जो कि जेनेरिक कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आप और हम. तो अगर उन प्राइसेस में या उन गुड्स के प्राइसेस में बढ़ोतरी, इंक्रीज आता है, तो उस चीज का वेटेड एवरेज निकालकर इन्फ्लेशन बताया जाता है. तो सीपीआई इज एन इंडेक्स मेजरिंग रिटेल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी बाय कलेक्टिंग चेंज इन प्राइसेस, कि प्राइसेस कितने बढ़े या घटे, सारे गुड्स के नहीं, ऑफ मोस्ट कॉमन गुड्स जो आप और हम मोस्टली यूज करते हैं एंड सर्विसेज यूज्ड बाय कंज्यूमर्स. इसको कहा जाता है बास्केट ऑफ प्राइसेस या बास्केट ऑफ गुड्स, फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स. इट इज कैलकुलेटेड फॉर अ फिक्स्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स. जैसे कि उसमें भाई कॉमन आइटम्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान, खाना पीना हो गया, फूड हो गया, हाउसिंग हो गया, अपैरल कपड़े हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हम ऑफिस जाते जाते हैं या कॉलेज आते जाते हैं या ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ही चाहिए, वो भी महंगा होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल केयर, एजुकेशन, बेसिक चीजें हैं. इन बेसिक चीजों का बास्केट बनाया और यदि ये बेसिक चीजें थोड़ी महंगी हुई या सस्ती हुई, उस बेसिस पे उस बास्केट का एवरेज प्राइस लिया जाता है और उसके बेसिस पे जो है इन्फ्लेशन को बताया जाता है. So it is released by the National Statistical Office, NSO. The NSSO, National Sample Survey Office, ने 2019 में क्या कहा? Was merged with the CSO to form the National Statistical Office. Statistics, आंकड़े कैलकुलेट करो और वो कैलकुलेट करके ये बताओ कि भाई महंगाई हुई कितनी. What is the inflation that we are looking at? तो ये होता है CPI. This is CPI. सीपीआई के बास्केट में जितने गुड्स आते हैं वो सारे, और उस सीपीआई के बास्केट ऑफ गुड्स से जो इन्फ्लेशन का रेट आता है, उसी चीज को हम बाद में हेडलाइन इन्फ्लेशन का नाम भी दे सकते हैं. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी वो इन्फ्लेशन जो कि बास्केट के सारे गुड्स को मद्देनजर रखते हुए बताता है कि भाई इतना इन्फ्लेशन है, दिस इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. तो उसे आप हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कह सकते हो. यू कैन ऑल्सो कॉल इट हेडलाइन इन्फ्लेशन. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन आपको पहले बता देते हैं, द चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन द बास्केट. जितने भी गुड्स हैं बास्केट में, वो सारे उन गुड्स का प्राइसेस चेंज हो तो उसको कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन. ये इसलिए समझा रहा हूं, आप बोलोगे इसमें और सीपीआई में क्या फर्क हुआ? कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि उसी के साथ साथ एक अटैच टर्म है जो आप अखबारों में देखते होंगे, जो आप अलग अलग तरीकों से सुनोगे, उसे कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन. कोर पे हिट करो. कोर इन्फ्लेशन का मतलब यह होता है कि हम वो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रखते हैं या कोर इन्फ्लेशन रखते हैं कि भैया आप ये बताइए कि सारे बास्केट ऑफ गुड्स का तो इन्फ्लेशन ले लिया, सीपीआई आ गया और उसको हमने हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोल दिया, या हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारे बास्केट ऑफ गुड्स से फिर से कैलकुलेट कर लिया. तो कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट क्यों करें? यह कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट है. रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जो है वो वॉलेटाइल आइटम्स को हटाता है. वॉलेटाइल यानी वो आइटम्स जो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाते हैं प्राइसेस में और बहुत जल्द दिखाते हैं, जैसे कि पेट्रोल. आज बढ़ गया, कल कम हो गया, आज 96 रुपए, कल 98 रुपए, परसों 100 रुपए, फिर 110 रुपए, फिर 105 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 95 रुपए. तो इस तरीके से पेट्रोलियम का ग्राफ चलता है और उसी तरीके से फूड आइटम्स का ग्राफ चलता है.
सो फूड एंड फ्यूल आइटम्स आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल इन प्राइसेस। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल प्राइसेस आए, फूड और फ्यूल के प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो ये जो इन्फ्लेशन आता है ये इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, होता है। तो उस वॉलेटिलिटी को हटाने के लिए कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करा जाता है, जिसमें फूड और फ्यूल आइटम्स हम हटा देते हैं, जिससे कि नॉइज इन इन्फ्लेशन कंप्यूटेशन, नॉइज का मतलब जो ऊपर नीचे का आंकड़ा है, जो ग्राफ बनता है, कोर इन्फ्लेशन इज लेस वॉलेटाइल देन हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये स्टेबल इन्फ्लेशन है। पॉलिसी मेकिंग कोर पे होनी चाहिए। हेडलाइन में तो ऊपर है, नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। आप क्या ऐसी पॉलिसी बनाते रहोगे? पॉलिसी तो स्टेबिलिटी के हिसाब से बनेगी ना जी। तो पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म होती है। अब पॉलिसी तो हर 2 महीने में चेंज होती नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आरबीआई हर 2 महीने में करता है। तो ये इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन है। तो कोर इन्फ्लेशन हमने समझा, एक डेवलप्ड इकोनॉमी में कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करा जाता है फूड एंड फ्यूल अकाउंट्स फॉर 10 to 15% ऑफ हाउसहोल्ड कंजम्पशन, जो कि बहुत बड़ा कंजम्पशन है। एंड इन डेवलपिंग इकोनॉमीज इट फॉर्म्स 30 to 40%, ये और ज्यादा है। तो हमारी कंट्री में जो है यदि कोर इन्फ्लेशन आ रहा है तो वो 30 to 40% बास्केट एक्सक्लूड कर चुका है। इट हैज ऑलरेडी एक्सक्लूडेड दैट बास्केट। और हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है उसमें तो सारे आइटम्स ही आते हैं, मोर रेलेवेंट फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज, क्योंकि आप 30 से 40% बास्केट अगर एक्सक्लूड ही कर दोगे, ऑलमोस्ट हाफ, या चलिए 1/3 भी मान लीजिए, तो पूरे कंजम्पशन में से 1/3 आइटम्स को आपने एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ 2/3 आइटम्स के बेसिस पे आप इन्फ्लेशन बता रहे हो, तो वो तो बड़ा फॉल्टी हो जाएगा। डेवलपिंग इकोनॉमीज कैनॉट अफोर्ड सच अ फॉल्टी स्टेटिस्टिक, क्योंकि आपकी पॉलिसी उस पर टिकी हुई होगी, आपका जो आगे खर्चा है सरकार का वो उस पर टिका हुआ होगा। उसके बाद आखिरी टर्म जो है उसे कहा जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक ऐसा इंडेक्स है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आउटपुट कैलकुलेट करता है। तो उसमें कई सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, उन सारी इंडस्ट्रीज को वेटेज दिया जाता है और उनके आउटपुट को कंप्यूट करा जाता है इस इंडेक्स के तहत। सो इट इज एन इंडेक्स दैट ट्रैक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर्स हैं, एनर्जी सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, आपका रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, जहां जहां चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। इट इज अ की इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये भी एनएसओ रिलीज करता है। दिस इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय द एनएसओ। तो आईआईपी में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी मेजरली 3 सेक्टर्स आते हैं, और भी बहुत सेक्टर्स आते हैं, मेजरली 3 सेक्टर्स आते हैं जिसके बेसिस पे आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालते हो। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में आता है। पूरे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में से कुल मिला के 8 सेक्टर चूज करे जाते हैं, और उस 8 सेक्टर के बेसिस पे आप क्या करते हो, उनको कहते हो कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज, मतलब आईआईपी बहुत बड़ा है, आईआईपी में कई सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, उसमें से 8 इंडस्ट्रीज कोर इंडस्ट्रीज के नाम पे चूज करी गई, जिसका आईआईपी में वेटेज सिर्फ और सिर्फ 40% है, 40.27% टू बी प्रिसाइज। उन 8 इंडस्ट्रीज का नाम यहां पे लिखा है, सिखा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, याद कर लीजिए। तो 5 इंडस्ट्रीज जो है वो एनर्जी के बेसिस पे है। सो व्हाट डज इट इंक्लूड? क्रूड गैस, सो इट इंक्लूड्स क्रूड गैस। क्रूड से क्या बनता है? रिफाइंड पेट्रोलियम। क्रूड से बनता है रिफाइंड पेट्रोलियम। तो आप यहां देख सकते हैं क्रूड ऑयल, ये एक हुआ, और क्रूड से क्या बनता है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स ये बनते हैं। फिर आया नेचुरल गैस, ये भी एनर्जी आइटम है, और तीसरा है कोल। कोल को जलाने से बनती है बिजली। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्रूड, कोल, नेचुरल गैस, क्रूड, कोल, नेचुरल गैस। क्रूड को यूज करने से बनता है रिफाइंड प्रोडक्ट्स, रिफाइंड पेट्रोलियम, और कोल को यूज करने से निकलती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो 5 एनर्जी आइटम्स हो गए आपके। दीज आर 5 एनर्जी आइटम्स, और बाकी चीजें इस पे बेस्ड है। वो क्या है? स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर। तो स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर, बस खत्म हो गई बात। 8 इंडस्ट्रीज है। पीटी का कॉमन क्वेश्चन है, 3-4 बार आ चुका है, याद कर लीजिए। क्रूड, कोल, नेचुरल गैस। क्रूड से बनता है रिफाइंड पेट्रोलियम, कोयले से बनती है बिजली। 5 एनर्जी आइटम्स हो गए, और इलेक्ट्रिसिटी, कोयला चाहिए स्टील बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, दुनिया जहान की चीजें बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए। इनका वेटेज 40% के आसपास होता है ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इन आईआईपी। आईआईपी 100 है, 8 सेक्टर्स का वेटेज 40 है।
सो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर दीज, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज है रिफाइनरी का, फिर बिजली का, इस तरीके से वेटेज जो है वो आता है। दिस इज हाउ द वेटेज इज कैलकुलेटेड। तो फैक्ट्री प्रोडक्शन डेटा यानी कि आईआईपी का जो डेटा है इज यूज्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज। कौन यूज कर, भाई देखिए ये किसके काम आएगा? इन्फ्लेशन का डेटा आपके मेरे काम तो आएगा नहीं। मैं तो देखिए या तो दुखी होऊंगा या खुश होऊंगा। खुश क्यों हूं? मेरे हिसाब से कुछ सस्ता नहीं हुआ। दुखी क्यों हूं? क्योंकि मुझे पे करना पड़ रहा है। तो मेरे लिए तो वही है। पॉलिसी मेकर्स के लिए जरूरी है, वित्त मंत्री निर्मला ताई के लिए जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, प्राइवेट फर्म्स एंड एनालिस्ट जो एनालाइज करते हैं उस डेटा को। द डेटा इज ऑल्सो यूज टू कंपाइल द जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा, जीडीपी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जीडीपी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। मतलब वो पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे ज्यादा जरूरी है, इनफैक्ट उन्हीं के लिए जरूरी है, हमें तो सिर्फ दिखाने के लिए जरूरी है। तो अब जो है बात आती है, अब कुछ स्टेटिस्टिक्स पे बात करते हैं, आइए देखें। अकॉर्डिंग टू डेटा शेयर्ड बाय मॉस्पी, क्या कहता है मॉस्पी? रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट हैज कम टू इट्स लोएस्ट लेवल इन द लास्ट 11 months. CPI has come below RBI. RBI's upper margin of 6% for the first time. तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम थ्रेशोल्ड 6 है, 5.88 आ गया है। द गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड द सेंट्रल बैंक टू मेंटेन रिटेल इन्फ्लेशन एट 4%। तो 4% इन्फ्लेशन लाना है, जो कि आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 1.88% और कम करना है ऑन ईदर साइड फॉर अ 5-year पीरियड एंडिंग मार्च 2026। तो 1.88 और आपको मार्च 2026 लग रहा होगा कि 4 साल बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको इस वक्त पैसा चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप रिसेशन में ना फंसो, क्योंकि रिसेशन आ रहा है, यूएस में रिसेशन आ रहा है जिसके छींटे भारत पे पड़ेंगे। तो रिसेशनरी फेज जब आता है तो पैसा खर्च करना पड़ता है, जब पैसा खर्च करना पड़ता है तो इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ेगा। इस वजह से टारगेट 2026 का लगाया गया है। तो जिस तरीके से यहां पे चीजें करी गई हैं, तो ये हम देख पा रहे हैं कि इसी साल आरबीआई ने अपना रेपो रेट कितना बढ़ाया है। इट हैज गॉन अप बाय 40 basis points, यानी कि 0.4%। तो 4% था मई से लेके दिसंबर तक, 4 बार रेपो रेट बढ़ गया है। मतलब इफेक्टिव देखा जाए तो 4% से 6.25% पे पहुंच गया है, फ्रॉम 4 to 6.25%। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 2.25%। तो आरबीआई रेज्ड रेपो रेट बाय 35 basis points, ये अभी बढ़ाया है रिसेंटली। आप देख सकते हैं ये ग्राफ, ये अभी का ग्राफ है, इसी साल का ग्राफ है। मई, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, हर 2 महीने में रिवाइज होती है। मतलब हर 2 महीने में रेपो रेट बढ़ा है, 6.25% का रेपो रेट हो चुका है अभी। और जब रेपो रेट बढ़ता है तो लोन्स महंगे होते हैं, लोन्स महंगे होते हैं तो लोगों की बोरोइंग कम होती है। अब लोग बोरो ही नहीं करेंगे तो खर्च कैसे करेंगे? ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी तक हमने फिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स जो है, स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट समझे इकोनॉमिक्स के, इन्फ्लेशन के। इसी तरीके से मैं आपको सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स और हमारे जैसे सारी फैकल्टीज, टॉप फैकल्टीज भारत की, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स जीएस 2023 अटेम्प्ट के कवर करवाएंगे। तो ये चीज स्टार्ट हो रही है 19 दिसंबर से इस बैच में, जिसका नाम है SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का बैच है, जिसमें हम आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करवाएंगे, आपको रिवाइज करवाएंगे। तो रिजल्ट आपका, मेहनत हमारी, 19 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है शाम को 7 बजे। अगर आप 2023 का अटेम्प्ट एम कर रहे हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन विद फुल कवरेज। Along with that, you will get printed notes on a daily basis after every class. You will get MCQs for practice. After the batch, you will get comprehensive full-length test and a special added segment by me on economic survey and union budget. तो हम पूरी की पूरी चीज एंड टू एंड कवर करेंगे, करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, सब कुछ होगा एंड टू एंड। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास अटेंड करनी है। तो आप ध्यान रखें, 19 दिसंबर से हमारे साथ जुड़े। बैच जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है, विच वॉज ओरिजिनली एट 11,500 रुपीज। ये अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करेंगे विच इज सांघी लाइव, तो ये बैच आपको 6,000 रुपए का अवेलेबल होगा। इट विल बी 6,000 रुपीज आफ्टर यू यूज माई कोड विच इज सांघी लाइव। तो सांघी लाइव कोड यूज करें और हमारे साथ जुड़े इस बैच में। तो आइए एनालाइज करें इन्फ्लेशन के डेटा को। Has RBI finally succeeded in lowering down the inflation? अब भाई ये तो आप बताओगे, क्या RBI फाइनली कामयाब हुआ?
इन्फ्लेशन 6% के नीचे आ गया भाई, मजाक तो है नहीं। और अब 4% पे लाने के लिए 4 साल का पीरियड दिया, आ ही जाएगा। तो क्या आरबीआई कामयाब है? क्वेश्चन मार्क। इसके लिए आपको एक्चुअल गुड्स के प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज दिखाते हैं, एक्चुअल जो प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा जो बेसिक कंजम्पशन है वो आता है। भाई आम इंसान तो ऐसे ही समझेगा, आप ये सोचो। तो आते हैं इस बास्केट पे, लेट्स कम टू दिस बास्केट, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, CFPI, consumer food price index, or the inflation in the food basket too eased month on month in November to 4.67% from 7% in October। तो 7 से 4.67% पे आ गया है। क्या हमारे लिए कुछ सस्ता हुआ है? आइए देखें। तो डिक्रीज किस किस में हुआ है? सब्जियां सस्ती हुई हैं 8% से, ऑयल एंड फैट 0.63% से, शुगर एंड कन्फेक्शनरी 0.25% से। दूसरी तरफ जहां पे बढ़ोतरी देखी गई है, इंक्रीज देखा गया है, वो देखें आप आइटम्स। तो स्पाइसेस में जो है इंक्रीज आया है 19.52% का, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स में इंक्रीज आया है 12.96% का, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स में इंक्रीज काफी पहले आ गया था, आपको याद हो दूध महंगा तो दूध वाले सारे आइटम, आइसक्रीम, पनीर, सब चीजें महंगी, 8.16% का। तो यहां पे जो है इंक्रीज देखा गया है। So fuel and light, clothing and footwear, housing segment, so they have risen 10% से, 9.83% से और 4.5% से। इन तीनों में फूड एंड बेवरेज के सिवा बढ़ोतरी देखी गई है। तो महंगा भी तो हुआ है भाई, बिजली महंगी, तेल महंगा तो है ही, तो बिजली महंगी हो गई। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, जो जूते पहनते हो उस पर लेदर महंगा हो गया, या सोल महंगी हो गई, या रबड़ महंगी हो गई। क्लोथिंग गारमेंट महंगा हो गया, फैब्रिक महंगा हो गया, कॉटन महंगा हो गया, सिल्क महंगा हो गया। और हाउसिंग सेगमेंट, हाउसिंग सेगमेंट में हमेशा से जो है एक अपवर्ड ट्रेंड ही देखा गया है। ग्राफ हाउसिंग का कभी ऐसे नहीं जाता, वो हमेशा ऊपर जाता है। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा घर खरीद ले, जमीन खरीद ले, फ्लैट खरीद ले। तो ये इसलिए कहा जाता है। शार्प फॉल इन वेजिटेबल प्राइसेस ब्रॉट डाउन द ग्रोथ इन फूड प्राइस इंडेक्स टू 4.7%। तो प्राइस गिरेगा तो उसकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी, फ्रॉम ओवर 7%। कॉन्सिक्वेंटली हेडलाइन इन्फ्लेशन ड्रॉप्ड, जाहिर सी बात है, जो कि अच्छी बात है, ड्रॉप होना अच्छी बात है। The headline inflation's drop is mainly on account of events outside RBI's control। यह RBI के कंट्रोल के परे है। तो देखिए, अब ये चीज है कि हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर कंज्यूमर यानी रिटेल यानी आपके हमारे लेवल पे प्राइसेस गिर रहे हैं, तो होलसेल लेवल पे भी गिरे ही होंगे। तो होलसेल प्राइस राइज ड्रॉप टू 5.85%। तो जितना था उससे कितना रह गया है? 5.85। तो इट वाज 6.5% इन अक्टूबर। So at the wholesale level, vegetables recorded a deflation of 20% in November compared to 17.6% inflation in October। तो आप देख सकते हैं कि होलसेल प्राइस में भी जो है वो एक गिरावट देखी गई है। We have seen a fall। So decline in headline inflation did not reflect any fundamental change, but a steep fall in price of vegetables। If one excludes vegetables, CPI inflation would in fact have increased to 7.2%। ये चीज बहुत की है कि आप एक सब्जियों के ऊपर बैंक कर रहे हो, जबकि बाकी सारी चीजें महंगी हो गई हैं, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, ये सारी चीजें महंगी हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज टू 7। तो बात वही है कि अगर आप वेजिटेबल्स को हटा दो तो 7 हाउएवर द कोर इन्फ्लेशन दैट इज नॉन फूड नॉन फ्यूल CPI इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी अराउंड 6%। क्योंकि कोर में फूड आता नहीं, कोर में तो फूड आता ही नहीं, फूड और फ्यूल एक्सक्लूडेड है, तो वो उसी के अराउंड है। इस वजह से कोर इन्फ्लेशन पॉलिसी मेकर्स यूज करते हैं द सेम लेवल दैट इट हैज बीन फॉर नियरली 3 years नाउ। तो इसका मतलब हाई इन्फ्लेशन एम्बेडेड है हमारे देश में, कोर इन्फ्लेशन अभी भी उतना है और फिर भी इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन डीप रूटेड है। ये बात बिल्कुल सत्य है, डीप रूटेड इन्फ्लेशन है। तो ये हमारे इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं अलग अलग चीजों पे। मैं एनालाइज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किस बेसिस पे ऊपर नीचे होता है, या ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही तो नहीं हो रहा, कुछ तो है। ये है इन डेप्थ डिटेल्ड ब्रेकअप एनालिसिस जो हम कर रहे हैं चीजों का, इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो अब इसके आगे बढ़े तो और क्या रहता है, और यह जानना रहता है कि व्हाई इज कोर इन्फ्लेशन सो परसिस्टेंट। कोर इन्फ्लेशन जो है वो इतना परसिस्टेंट है, मतलब फूड और फ्यूल आइटम्स को हटा दिया जाए तो बाकी सारी चीजें क्या ऑलमोस्ट स्टैटिक रेट पे है? क्या ऐसा है? आइए जानते हैं। तो लॉकडाउन के खुलते ही लोगों को एम्प्लॉइज की जरूरत थी, लोगों को भी नौकरी की जरूरत थी,
लेकिन एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज की जरूरत थी। कुछ एम्प्लॉयर्स ने, जैसे कि जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जैसे त्योहार के टाइम पे पेंटर्स हो गए, ठीक है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई फर्नीचर का काम कर रहा है, कोई पेंट करवा रहा है, कोई सोफे बना रहा है, इन सब की वेजेस बढ़ गई हैं। तो वेजेस ओवरऑल चीजों की या काफी चीजों की, एटलीस्ट हैंडीक्राफ्ट वर्क की, डिजिटल चीजों की, आईटी सर्विसेज सॉल्यूशंस की वेजेस बढ़ गई हैं। लोगों को वापस बुलाने के लिए एम्प्लॉयर्स स्टार्टेड ऑफरिंग हायर वेजेस। So it opened up after economy opened up after 2 years of pandemic induced restrictions. Firms have had to pay higher wages to workers. एक रीजन तो ये है कि आप चाहते थे वर्कर आए, दूसरा है कि महंगाई हो गई थी तेल का दाम बढ़ने से। तो फॉर एग्जांपल इन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट प्राइसेस, तेल का दाम बढ़ा तो आपने ज्यादा पैसे दिए। सो इस वजह से जो है डिमांड उतनी ही, मतलब वेजेस अगर बढ़ेंगी तो आपकी डिमांड तो है हाई होगी, डिमांड हाई होगी तो कोर इन्फ्लेशन भी परसिस्टेंट होगा। मैं ये समझा रहा हूं कि कोर इन्फ्लेशन कम क्यों नहीं हुआ। भाई कोर इन्फ्लेशन तो ऐसे कम हो जाना चाहिए था ना, तो कम क्यों नहीं हुआ? वेज प्राइस स्पाइरल। तो वेजेस ज्यादा मतलब डिमांड ज्यादा, प्राइसेस ज्यादा, तो एक स्पाइरल बन गया। इट क्रिएटेड अ स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल। वेजेस बढ़ी, डिमांड बढ़ी, वेजेस बढ़ी, डिमांड बढ़ी, वेजेस बढ़ी, तो स्पाइरल बन जाता है। इसको कहा जाता है वेज प्राइस स्पाइरल। एक इकोनॉमिक टर्म है दैट डिस्क्राइब्स द फिनोमेनन ऑफ प्राइस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस। उसके बाद दूसरा रीजन देखें जो क्या कहता है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। रुपी डिप्रिशिएट होता है तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सो वुड हैव मेड इट कॉस्टलियर फॉर फर्म्स टू इंपोर्ट इनपुट्स। अब अगर आप इनपुट्स इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप मान लीजिए कर रहे हो तो महंगे इंपोर्ट कर रहे हो, अगर महंगे इंपोर्ट करोगे तो महंगे बेचोगे, महंगे बेचोगे तो कंज्यूमर्स के लिए प्राइस बढ़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। नहीं तो यही बनाओगे तो एम्प्लॉयज को पेमेंट दोगे, वो वेजेस कमाएंगे, खर्च करेंगे, फिर डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये दूसरा रीजन है कि इन्फ्लेशन हाई क्यों है। उसके बाद देखें तीसरा रीजन क्या है, ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन ज्यादा है, हालांकि ग्लोबल इन्फ्लेशन घट रहा है, लेकिन भारत के इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी से आप यूएस का इन्फ्लेशन देखें 8% से ऊपर था और अब 7% पे आया है। इन्फ्लेशन इन द यूके इज 11%, while that in EU has increased to 11.5%. सो इसका इंडिया इज इंपोर्टिंग हाई ग्लोबल इन्फ्लेशन। यदि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी तो इन्फ्लेशनरी पोजीशन में है, तो हमारे इंपोर्ट्स इस वजह से भी महंगे हैं क्योंकि दूसरे देशों में इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो बना महंगा, बिका महंगा, इंपोर्ट महंगा हुआ तो आगे हिंदुस्तान में भी महंगा बिका। और एक रीजन है जो पॉलिसी मेकर्स के भी आज तक समझ में नहीं आया, वो है कि सीरियल का प्राइस, फूड ग्रेन्स का प्राइस बहुत बढ़ गया है, 13% से बढ़ चुका है। इट इज एक्सेप्शनली हाई, नॉट हाई, एक्सेप्शनली हाई। जबकि भारत ने ऐसा कोई एल नीनो ईयर या ड्रॉट फेस नहीं करा, फिर भी जो है इस पर्टिकुलर चीज का प्राइस बहुत हाई है। जबकि भारत सरकार ने फ्री में फूड ग्रेन्स बांटे हैं, 2.5 साल हो गए, अभी भी जो है वो फूड ग्रेन्स बांटे जा रहे हैं, एक्सटेंशन देते जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, लोगों को सपोर्ट करते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। तो सप्लाइज बाय प्रोवाइडिंग ग्रेन्स अंडर इट्स फ्री फूड स्कीम। तो बाकी सेलर्स जो पैसा देकर बेचते हैं, उनको ये लग रहा है कि कहीं शॉर्टेज ना हो जाए आगे चल के। और दूसरा है कि विंटर में शायद उतना प्रोडक्शन ना हो, स्टॉक्स आर रनिंग लो एंड विंटर हार्वेस्ट माइट प्रूव डिसअपॉइंटिंग। मतलब ये अनुमान है, एस्टिमेशन के बेसिस पे सेलर्स ने प्राइस बढ़ा दिए। तो आपके जितना भी सीरियल, जैसे आप सीरियल बोलते हो, वो चीज महंगी हो गई, दैट इज हाई। तो ये एक ऐसा नहीं है कि यही रीजन है, दिस माइट बी अ रीजन विच इज व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस। तो बेसिकली ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से आपका कोर इन्फ्लेशन उतना ही है। इसमें खुश होने वाली बात इसलिए नहीं है कि कोर इन्फ्लेशन उतना है, वो कम होना चाहिए था। भैया अगर मेरा ओवरऑल सीपीआई कम हुआ है 7% से 5.88% पे आ गया, तो कोर इन्फ्लेशन भी तो कम होना चाहिए था। कोर इन्फ्लेशन कम क्यों नहीं हुआ? इन रीजंस की वजह से कम नहीं हुआ। आप समझ रहे हो, डाइसेक्शन कर रहे हैं हम, दिस इज डाइसेक्शन, दिस इज एक्सट्रीमली गुड एनालिसिस व्हाट वी आर डूइंग। आपको जो नॉलेज मिल रही है ये बहुत वेल रिसर्च्ड नॉलेज है। कल को किसी को समझाओगे तो अच्छे से समझाना, समझ रहे हो। सो नाउ लेट्स लुक एट इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर। आईआईपी भी देखा था हमने, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल है ये तो देख लें। आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन है, आउटपुट में, मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन है, 4% से कॉन्ट्रैक्शन है। जो कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है मतलब आउटपुट जो है वो कम हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। इट वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, फॉलोड बाय द मंथ ऑफ नवंबर। इट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 5.6%। ओवरऑल इट क्रैश्ड बाय 4%।
माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत लो है, और यहां मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया कर रहे हैं। तो इसको आपको ग्राफिकली दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं इस एनालिसिस को कि कैसे कम है। ये सारे ऑथेंटिक डेटा है, गवर्नमेंट वेबसाइट से लिए गए हैं। आईआईपी ग्रोथ -4% रही, उसके पहले +3.1 थी, और अक्टूबर 2021 में 4.2% थी। मतलब एक साल के अंदर 2021 अक्टूबर से 2022 तक आप 4.2 पॉजिटिव से -4 चले गए, मतलब 8% का फर्क पड़ गया, 8.2% का। माइनिंग इंक्रीज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डिप करा है, दिस हैज डिप्ड, और इलेक्ट्रिसिटी ऊपर गया है। उसमें से प्राइमरी गुड्स में एक्स्ट्रा एक्सपेंशन देखी गई है, कैपिटल गुड्स में कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है, इंटरमीडिएट गुड्स में कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल की मैन्युफैक्चरिंग में वो देखा गया है, कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है। यही एक्चुअली यही तो है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये सब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही तो है। अब इन सब में अगर आप कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हो तो ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग को इंपैक्ट कर रहा है। तो ये सारी की सारी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब चीजें ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो इन सब में भी ये भी कम मैन्युफैक्चर हुआ है, तो उसका मतलब चीजें उतनी नहीं, ड्यूरेबल गुड्स उतने नहीं बिक रहे हैं। मैन्युफैक्चर क्यों नहीं हो रहा है भाई? मैन्युफैक्चरर जहां पे मान लो 100 आइटम मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो 5 कम क्यों कर रहा है? क्योंकि शायद उतने नहीं बिक रहे हैं, उतने की डिमांड नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देख सकते हैं आप, adding up all these factors makes it clear that it is way early to declare a victory for inflation. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में तो एक तरीके से डिक्लाइन देखा गया है। खाना महंगा हो रहा है ना, खाना इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। तो अगर कोर इन्फ्लेशन लगा लूं वो सेम है, फूड सीपीआई पूरा लगाऊं तो उसमें आप इन्फ्लेशन देख पा रहे हो। तो क्या हो रहा है? तो इन्फ्लेशन पे क्या हमारी जीत है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो देख के लगता नहीं। यहां पे तो अगर डिक्लाइन हुआ है तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स तो महंगे हुए नहीं। सो क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट आरबीआई हैज बीन रिवाइजिंग द रेट्स दिस फाइनेंशियल ईयर, मई से लेके अभी तक 4% से 6.25% पे पहुंच गए हैं। एंड द आरबीआई हैज आल्सो बीन विड्रॉइंग सरप्लस लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम टू रेस्ट्रेन द मनी सप्लाई, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। दीज आर ऑल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अगर इस परसिस्टेंस को ब्रेक करी जाए ऑफ कोर इन्फ्लेशन एंड ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन टू द टारगेट ऑफ 4%, मोर एफर्ट्स वुड बी रिक्वायर्ड। क्योंकि 4% लाने के लिए आप फिर से अगर रेपो रेट बढ़ा दो, वो सोल्यूशन नहीं है। ऐसे तो रेपो रेट बढ़ाते चले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। आपको स्पेंडिंग हैबिट्स देखनी पड़ेंगी, पूरी इकोनॉमी देखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही बढ़ाते जाओगे और लोन्स इतने महंगे हो जाएंगे, फिर आपके सेक्टर्स चलेंगे नहीं। तो लोन महंगा हो गया, मैं लोन नहीं लूंगा, मैं लोन नहीं लूंगा तो मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मैं फ्लैट नहीं खरीदूंगा, मैं और चीजें ईएमआई पे नहीं खरीद पाऊंगा। तो डिमांड उन सेक्टर्स की खत्म हो जाएगी, फिर वो सेक्टर्स बैठ जाएंगे, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एक चीज दूसरे से रिलेटेड है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज थिंग्स. So RBI should consider its monetary policy, tightening policy that began 7 months ago. So monetary policy acts with lags. Hence, recent interest rate increase will play out over the next few months. क्योंकि ये तो अभी हुआ है दिसंबर में. So current spell of inflation is mainly driven by supply side factors. ये किससे चलता है? Supply side factors से चलता है. Supply side factors यानी कि cost push inflation, उसको आप कंट्रोल करें या उस चीज को आप लिमिट में रखें. तो डिमांड साइड फैक्टर्स को जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, भाई सप्लाई साइड फैक्टर्स को इन्फ्लेशन से कंट्रोल कर रहे हो, अगर डिमांड इतनी है और इसको कंट्रोल करके बैठे हो तो इसके प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेंगे. डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है, आपको दोनों चीजों को लेवल पे लाना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद सप्लाई साइड. So if the demand remains the same, the aggregate supply, which is the sum of goods and services produced by a country at a specific price, decreases और डिक्रीजेस रिजल्टिंग इन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. आपको इस चीज की तरफ कोशिश करनी पड़ेगी. टैक्टफुल तरीका है लेकिन करना पड़ेगा. तो इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बोथ हैव टू प्ले अ रोल एंड ओनली देन थिंग्स वुड कम टू द राइट थिंग्स वुड कम टू द राइट स्टेज. तो ये हमने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करा. कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके थॉट्स क्या हैं. अगर आप इससे डिफर करते हैं तो क्यों डिफर करते हैं वो लिखकर बताएं. अगर आप नहीं डिफर करते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं. SIP प्लस बैच जैसा मैंने आपको बताया 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है. कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसके थ्रू हम 200 घंटे में टॉप फैकल्टीज आपको पूरा कोर्स रिवाइज करवाएंगे और उसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट्स और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एनालिसिस भी करवाएंगे. तो ये बैच जो है इसको सब्सक्राइब करें. मेरा कोड यूज करोगे तो आपको यही बैच 6,000 रुपए का मिलेगा. द कोड इज सांघी लाइव.
और यही सारी पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिलेंगी, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। तो हमारे साथ जरूर जुड़े, इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहें, हमारे वीडियोस देखते रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।